हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज है टॉपिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें काफ़ी सारी बॉडीज हैं, इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल और हम लोग सीबीआई ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में स्पेसिफिक आर्टिकल्स होते हैं, ये मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में ये पता है कि इलेक्शन कमीशन 354 में है, 324 में, 324 में है, यूपीएससी 315 या ऐसे कुछ में है ना। तो ये डिसाइडेड है पहले से, ठीक है। तो आपको बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो आर्टिकल में मेंशन्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखा गया है कि भैया ऐसा होना चाहिए, अगर उसको बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब संविधान में नहीं दी है लेकिन जो किसी स्टैट्यूट से बनी है, किसी कानून से बनी गई है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब देखिए जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबसे पहला उसमें नीति आयोग, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पहले इसको प्लानिंग कमीशन भी बोलते थे, मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इसको नीति आयोग का नाम दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार ये क्वेश्चन आया है सीडीएस में। कंपोजिशन इसका किस किस को लेके बनता है, कौन कौन इसमें होते हैं मेंबर्स। इसका चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, जो भी है मोदी जी। काउंसिल इसमें है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, यानी कि सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स हर राज्य के, यूटीज विथ लेजिस्लेचर्स, जो जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ के यूटीज में जो जो मेंबर्स हैं वो। उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज, ठीक है। जहाँ जहाँ लेजिस्लेचर है वहाँ के सीएम्स, जैसे दिल्ली में लेजिस्लेचर है तो वहाँ का सीएम केजरीवाल जी हो गए, और जहाँ जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के वो हो गए, जैसे पुडुचेरी वगैरह के वहाँ के वो लोग हैं। इसके अलावा रीजनल काउंसिल जो है स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनते हैं, वहाँ उनमें कौन कौन बनेंगे, उसमें सीएम ऑफ स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि ये रीजनल काउंसिल है, स्टेट के हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग अपेक्स अगर बॉडी है तो इसके नीचे ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये है क्या, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूट कराती है ना, कार्य को पूरा कराती है। इसके कंपोजिशन में चेयरमैन हमेशा मोदी जी हैं, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर हैं, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर हैं, चीफ मिनिस्टर और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह इसके मेंबर हैं। नीति आयोग के भी मेंबर इसके मेंबर हैं। सेक्रेटरी ऑफ नीति इज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये अच्छा पॉइंट है, आप ध्यान कर रखना इसका। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी बिलो द पार्लियामेंट। आफ्टर इट्स अप्रूवल द प्लान इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हम क्या प्लान मूव करने वाले हैं, सबसे पहले हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में आएगा, वहाँ प्लान होगा पास, उसके बाद पार्लियामेंट में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है वो मूव करती है प्लान को। अगला टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत तेज पढ़ाता हूँ या फिर मैं उतना डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए 4 महीने बाद आपका एग्जाम है और मैं जानता हूँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और बेसिकली आपको पता होना चाहिए किसमें क्या है, कौन सा टॉपिक क्या बोल रहा है, बेसिकली मीनिंग क्या है, नीति आयोग है क्या, सीबीआई क्या है, बेसिक बेसिक चीज़ें क्या है। इतना अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा और कुछ नहीं सोचना है। अब सीएपीएफ 2011 में एनएचआरसी से क्वेश्चन आया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपके अगर मूलभूत अधिकार जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो आपके हैं, उनको अगर कोई हनन कर रहा है, कोई आपको आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट इस कमीशन में जा सकते हैं। इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि लॉ के द्वारा बनाया गया है। वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके मूल अधिकार को देखने वाला, उनकी रक्षा करने वाला ये डिपार्टमेंट है, ये कमीशन है ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये न्यूज़ में भी उस टाइम पे था और सीए 2011 में क्वेश्चन इससे आ रखा है। किन किन लोगों से मिलके बनता है, कौन इसके कंपोजिशन में कौन आते हैं। चेयरमैन इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो रिटायर होंगे तो उसके चीफ जस्टिस बन सकते हैं। इसके अलावा 5 मेंबर हैं जो कि सर्विंग या रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के, है ना। अगर ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है तो कानून देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स यानी कि कानून, तो इसमें सिर्फ चीफ जो है चेयरमैन जिसके रिटायर्ड सीजीआई, और 5 मेंबर है जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। 6 मेंबर बॉडी है, 5 ही हो गए, एक ही हो गए, है ना। तो इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी इसमें रहते हैं, ठीक है। इनका कितने टाइम तक काम करेंगे, ये 3 साल तक काम कर सकते हैं या 70 साल तक काम सकते हैं। अब आपको पता है, हमने कल पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की एज होती है 65 साल, हाई कोर्ट के जज की एज होती है 62 साल। 65 साल के बाद रिटायर होते हैं अगर, तो 65 से 70 यानी कि 5 साल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 65 के बाद 68 में अगर अपॉइंट होते हैं तो 2 साल काम करेंगे, है ना। विच एवर इज अर्लियर, 3 साल या 70 साल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो 6 मेंबर बॉडीज में 3 पर्सन ये भी होंगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज इनको ह्यूमन राइट्स की होगी, इसमें से एक वुमेन होगी, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो पर्सन ये हैं,
ये आपका सीबीएफ 2011 में 2013 में क्वेश्चन आ रखा है। कौन कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और 5 में होते हैं डिसेबिलिटी। अच्छा, ऐसे लोगों को भी जरूरी ने डाल रखा है जो डिसेबल हो और जो बैकवर्ड क्लास से हो। तो ये 5 लोगों को भी, ये सब होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, 7 टोटल 7 लोग हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट। अब इसको प्रेसिडेंट साहब को 6 लोग बताएंगे, 6 मेंबर्स बताएंगे कि भैया इनको अपॉइंट करना है। वो 6 मेंबर्स ये हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप अच्छे चार्ट बनाएंगे अपने घर में बैठ के तो आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। बार बार पढ़ना, बार बार जितने बार पढ़ेंगे उतने बार याद रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिट पार्टी इन बोथ द हाउसेस एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। ये 6 लोग जो हैं एक रिपोर्ट बनाते हैं कि भैया इनको अपॉइंट करिए और प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट साहब फिर इनको अपॉइंट करते हैं। अब आगे देखिए, इनकी दोबारा एम्प्लॉयमेंट को दोबारा रोजगार नहीं मिलेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, अब इनको रिमूव करना है तो कैसे होगा? रिमूव इसको करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बैठाएगी कि भैया रिमूव कर दो। प्रेसिडेंट साहब उसके पास ठप्पा लगा के पास कर देंगे, हटा देंगे इनको। सैलरी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को वो मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केंद्र सरकार देती है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम है टू एनक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाई सुओ मोटो और पिटिशन। सुओ मोटो मतलब होता है संज्ञान लेना खुद से, स्वतः संज्ञान कहते हैं हिंदी में इसको। यानी कि जैसे मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि भैया यहाँ पर को इस इंसान की ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज किए हैं, को किसी ने छेड़ा है, तुरंत मैं सुओ मोटो ले सकता हूँ और इसमें इंक्वायर कर सकता हूँ। या पेटिशन, कोई इंसान इसमें प्रार्थना करे और एप्लीकेशन दे तो इससे तो भी ये जो कहते हैं इंक्वायर कर सकता है। टू इंटरवीन इन प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत सिंपल है। टू विजिट जेल, जेल जाना इनका काम होता है। जेल अंदर कारावास में, मतलब जेल में इतने साल की जेल इनको होती नहीं है। टू विजिट जेल, उनको वहाँ जाके वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, जेल में उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इनमेट्स को, ये सब देखना होता है। तो जेल पहुँचना होता है, ये नहीं जेल जाना नहीं होता मतलब। उसके अलावा टू विजिट जेल्स, डिटेंशन प्लेसेस, टू स्टडी लिविंग कंडीशंस, देखना है कि रहने के उनको पानी मिल रहा है कि नहीं, ठंड में कंबल वगैरह है कि नहीं, बेसिक चीज़ है। क्योंकि हर इंसान की ह्यूमन राइट्स भी हैं, भले उसने कुछ कन्विक्शन हो गया, उसका कुछ ने ऑफेंस किया है, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान भी है। टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के मामले में जो जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है वो सब देखने का काम होता है। टू एनकरेज एफर्ट्स ऑफ एनजीओस, जो एनजीओ ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती हैं उनका एफर्ट वो इनकरेज करते हैं। हेडक्वार्टर एनएचआरसी का है न्यू दिल्ली में, और जो है ये एनएचआरसी वो रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, एम्पावर टू यूटिलाइज सर्विस ऑफ ऑफिसर्स और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिन इनको लगेगा कि जो ऑफिसर हमारे काम का है उसको ले सकते हैं अपने उसमें। नॉट एम्पावर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 साल, 1 साल के बाद इनके पास पावर नहीं है। मेनली रिकमेंडरी टू गवर्नमेंट, नॉन बाइंडिंग, गवर्नमेंट को बस बोल सकते हैं कि भैया आप ऐसा करो, इनके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट शेल इन्फॉर्म एक्शन टेकन इन 1 मंथ, 1 महीने में क्या काम किया गवर्नमेंट इनको फिर बताएगी। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी हर राज्य का होता है, जैसे नेशनल स्टेट सेंटर का होता है, स्टेट हमारा हर राज्य का होता है। तो इसमें कंपोजिशन है कि किस किस लोगों को मिलके बनता है ये। चेयरपर्सन इसके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है। 2 मेंबर और हैं, यानी कि एक सर्विंग या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के, और एक डिस्ट्रिक्ट जज जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस हो। डिस्ट्रिक्ट जज एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जज होता है। 3 मेंबर की बॉडी है। अब 1 पर्सन इसमें ये भी है जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स की, वहां भी थी, वहां वुमेन भी थी। अपॉइंटमेंट गवर्नर कराते हैं, जैसे हम प्रेसिडेंट करते हैं, और रिकमेंडेशन कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर इसके हेड रहते हैं, स्पीकर ऑफ असेंबली, स्टेट होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, चेयरमैन ऑफ काउंसिल, लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल, यानी कि सेम डिट्टो वही जो सेंटर में है। 5 साल या 70 साल, उसमें 3 साल या 3 साल या क्या था, 70 ही था आई गेस, 3 और 70, हाँ। तो इसमें 5 साल और 70 यानी कि 2 साल ज़्यादा इसमें। रिमूवल क्या है? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्रेसिडेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट भले ही कौन करता है, अपॉइंटमेंट इसका करता है गवर्नर, और रिमूवल करता है प्रेसिडेंट, ये डिफरेंस है। और इंक्वायरीज में सुप्रीम कोर्ट सेम करेगी। सैलरी स्टेट गवर्नमेंट मिलती है, जैसे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इफ इट वर्क्स फॉर अ स्टेट, स्टेट हैज टू गिव द सैलरी एंड पेंशन ऑल्सो। रिपोर्ट जो है सबमिट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ये बाकी अपने लेजिस्लेचर वगैरह में मूव करते हैं फिर उसको। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, ये न्यूज में था, और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। स्टेट्यूटरी बॉडी यानी कि लॉ बनाता है, लॉ ने बना रखा है इस बॉडी को, ठीक है। कंपोजिशन क्या है?
चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, यानी कि टोटल 11 लोग हैं इसमें। अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट साहब, किन के रिकमेंडेशन से? प्राइम मिनिस्टर की, जो कि चेयरपर्सन भी होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलेंगे अच्छा तुम भी आ जाओ, और ये कमेटी बना के ये बता दें भैया इनको अपॉइंट करो। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपको इनके अंदर जाना है, ये बनना है तो? नॉलेज ऑफ लॉ, पहले तो कानून का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जो बेसिक के फील्ड्स हैं इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, नहीं, ये सबसे अच्छी कंडीशन है, और कि नहीं होना चाहिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए। ठीक है। अब 5 साल है और 65 साल है आपकी टेन्योर। रिमूवल आपकी करेंगे प्रेसिडेंट साहब, सेम वो इंक्वायरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट पहले। फंक्शन होता है कैन ऑर्डर इंक्वायरी, सो मोटर यानी कि खुद स्वतः संज्ञान। पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट की पावर इनके पास होती है। सैलरी सेम होती है इलेक्शन कमिश्नर की तरह। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं सैलरी क्या है कैसा है। इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी कैसे, कौन देता है, क्या देता है, आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, मैंने पिछले स्लाइड में यानी कि पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। हर साल भर की यानी कि एनुअली रिपोर्ट अप करते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रेसिडेंट साहब को नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल्दो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, 5 साल 65 साल, गवर्नर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ये रिमूवल का। तो बस 3 लाइन में हमने कंपेयर कर लिया सेंट्रल को और स्टेट को। आगे बढ़ते हैं। अब है चीफ विजिलेंस कमिश्नर। चीफ विजिलेंस कमीशन, चीफ विजिलेंस कमीशन का काम होता है, यानी कि इनका काम बेसिकली है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आर एज रेफर्ड बाय लोकपाल फॉर ग्रुप ए बी सी डी। फॉर ए बी सेंडबैक्स रिपोर्ट, फॉर सी डी इटसेल्फ डिसाइड्स। अब आपको बता दें क्या है विजिलेंस बननी। अगर इनको लगता है मान लीजिए कहीं किसी ने घूस ले ली है, या फिर किसी ने जो ब्राइब ले रहा है वो फंस गया है, या फिर इनको शक है कोई इंसान ब्राइब लेता है या फिर काम ढंग से नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता है, तो इसके लिए चीफ विजिलेंस कमीशन हमारे पास है। ठीक है। सीएपी 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। सनातनम कमेटी के बाद ये कमीशन बन रखा है। स्टेटरी बॉडी है, यानी कि अगेन क्या लॉ इसको बनाता है। करंटली न्यूज में भी था एक टाइम पे। अब क्या है चेयरपर्सन कंपोजिशन, किस किस को लोग को लेके बनता है? एक चेयरपर्सन और 2 कमिश्नर्स में रहेंगे, विजिलेंस कमिश्नर्स। ठीक है, टोटल 3 मेंबर की बॉडी है। अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब, उनको कौन बोलेगा करने को? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, 3 लोग बताएंगे। इनका टेन्योर है 4 साल और 65 साल। इट इज नॉट कंट्रोल बाय एनी मिनिस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी चीज है, सीधे सीधे पार्लियामेंट के पास आएंगे, कोई मिनिस्ट्री नहीं करेगी इनको कंट्रोल, इसीलिए इनके पास इतनी पावर भी रहती है। रिमूवल जो है सेम है इनका भी, प्रेसिडेंट करेंगे। रिकमेंडेशन इंक्वायरी का आएगा सुप्रीम कोर्ट के बाद तभी। इनका काम है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाइन रेफर टू। अच्छा, अगर लोकपाल साहब इनको बोलते हैं कि भैया इनको देखिए ये इंसान है और ये इंसान हमको लग रहा है ब्राइब ले रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या करेंगे, ये चेक करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। अगर वो इंसान ग्रुप ए या ग्रुप बी का एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको इनके पास पावर नहीं है, ये इनकी रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट भेजेंगे लोकपाल जी को। और अगर ये सी और डी के हैं तो ये खुद से डिसाइड कर लेंगे। ग्रुप ए बी सी डी क्या है आपको पता है, बी सी क्लास, डी क्लास, चतुर्थ श्रेणी में जो काम करते हैं, सी में जो काम करते हैं, बी में आप ग्रेड ए का ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर आर्मी में। तो आपका जो है आपको आप घूस लेने की निर्णय ये पता करने के लिए इनके पास पावर है, और ये पता करके खुद से नहीं करेंगे डिसाइड, ये करेंगे लोकपाल जी डिसाइड। कि लोकपाल भी पढ़ेंगे अभी हम आगे कि भैया आपने घूस लिए कि नहीं लिया, आपका कैसा है, जो एसीआर बनता है वो कैसा है, आप ढंग के इंसान है कि नहीं है, आपकी पिछली हिस्ट्री कैसी रही है, ये चीज़ है। इनका होता है काम रिपोर्ट करते हैं एनुअली, यानी कि साल भर में प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब हाउस के सामने वो प्रेजेंट कर देते हैं। दोबारा काम नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर वर्क, इसीलिए इनको कोई घूस भी नहीं दे सकता कि भैया आप, या फिर मैं आपको यहाँ नौकरी दिला दूंगा, आपकी इस जॉब के बाद आप हमें छोड़ दीजिए, बेसिक चीज़ें, ये नहीं हो सकता। अगला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। आपने सुना होगा कि कोई कोई केसों को कोर्ट बोलती है कि सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी, है ना, सीबीआई को दे दिया, वो खुद जांच कर रही है। तो जहां भी ऐसा डर है कि भैया 2 लोग हैं, 2 पार्टी हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस वाले इनसे मिले हैं, या कहीं ना कहीं कोर्ट एक तरह को इंक्लाइंड है, या फिर ऐसा कुछ है जहां से कोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं रहती है बहुत केसों में, जहां ऐसा डर है कि पुलिस वाले या फिर जो भी अथॉरिटी है वो किसी एक पक्ष को बहुत ज़्यादा साथ दे रही है उनका, तो ऐसे कामों में सीबीआई इंक्वायरी देते हैं कि स्पेशल इंक्वायरी इन चीज़ों की हो। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कानून ने नहीं बनाया है इसको। इसकी जो पावर आती है वो आती है दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर से।
ठीक है। अब इनका मोटो ही है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अब इसका जो अपॉइंटमेंट है ये भी देख लीजिए, प्रेसिडेंट साहब नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये होती है मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, आईजी रैंक के होते हैं, इनकी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक के होते हैं। अपॉइंटमेंट कर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनको रिकमेंड करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड रहेंगे उस कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी और सीजीआई साहब। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑन मर्डर, रेप केस एटसेट्रा ऑन ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कोर्ट बताती है कि भैया इसके ऊपर इंक्वायरी बैठा हो, इसलिए आपको कभी भी ऐसा कोई केस है जो जिसको आपको सीबीआई इंक्वायरी करनी पड़ती है, तो आप उसमें रिट पिटिशन वगैरह प्रेफर करते हैं कहाँ? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। लोकपाल और लोकायुक्त। ज्यूरिसडिक्शन, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी एंड ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनका? कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, लीगल स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑप्टेड बाय प्रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर लक्ष्मीकांत को जो बुक लिखते हैं उन साहब को अगर लगता है प्रेसिडेंट साहब को कि भैया ये एमिनेंट है, इनको खूब ज्ञान है कानून का, तो उनको अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। टोटल 5 लोग होते हैं। ये लोग लोकपाल जो है ना, इनके पास इतनी बड़ी पावर है कि वो इन सब के पीछे कमेटी बैठा के चेक कर सकते हैं कि भैया ये करप्ट हैं या ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको चेक करने की पावर लोकपाल के पास होती है, बहुत बड़ी पावर है ये। कंपोजिशन जो है, लोकपाल के साथ साथ 8 लोग और होते हैं जिनको 50% जुडिशियल और 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और 50% में से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और वुमेन रहती हैं। कुछ कुछ आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, मेरे को खुद नहीं आता। 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, तुरंत टॉपिक पढ़ो, तुरंत क्वेश्चन पेपर लगाओ, पक्का याद आएगा आपको। ठीक है, तो इनकी जो पावर है वो पावर क्या है? सुपरिंटेंडेंस ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि सीबीआई है, सीबीआई के ऊपर भी सुपरिंटेंडेंस की पावर इनको रहेगी, सुपरवाइजरी पावर इनके पास है लोकपाल के पास, कि भैया सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख लीजिए कितनी बड़ी पावर है। अब जो इनके फंक्शंस है, इनको 3 महीने में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अपनी कंप्लीट करनी है, 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, ट्रायल करना है 1 साल में पूरा। अब इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? क्षेत्राधिकार जिसको बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन फिनेंस बाय गवर्नमेंट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि गवर्नमेंट के ऐसे भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां गवर्नमेंट द्वारा पैसा दिया जाता है, फिनेंस किया जाता है वहां, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस एडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब एनोनिमस कंप्लेंट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि अगर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन लिख के देंगे बिना नाम की या फिर बिना उसकी कि भैया पीएम के ऊपर जांच बैठा दीजिए, देखेंगे नहीं आपकी एप्लीकेशन दोबारा, कभी वो खोलेंगे भी नहीं एप्लीकेशन। इसलिए आपका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ होना चाहिए टू जेड उसमें। कौन कौन से स्टेट्स हैं इनको? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जहां हम नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड हैं, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मेरे जिन जिन नोट्स जिन जिन के पास हैं, हालांकि मेरे को पता है बहुत लोग 90% लोगों के पास है, तो आपको देखना है कि आरजे मतलब राजस्थान है, के ए मतलब कर्नाटका। ये मैंने जो नंबर प्लेट होती है ना कार की, उनके हिसाब से लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि जल्दी मैं याद कर पाऊँ और जगह भी कम घेरी। तो आप इसमें ऐसे ध्यान देना कि ये लिख रखा है। इंटरस्टेट रिलेशन मैंने आपको पहले बता रखा था कि सरकारी कमीशन के बाद के थ्रू आया था, सीधे 2019 में क्वेश्चन भी आ रखा है, कौन से कमीशन ने इंटरस्टेट रिलेशन को के लिए बढ़ावा दिया था? सरकारी कमीशन ने। तो ये तो था उस दिन का बस शॉर्ट टॉपिक। अब थोड़ा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। आर्टिकल 262, ठीक है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 262, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सिंपल, आप इतना समझिए। डिसीजंस ऑफ ट्राइब्यूनल रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ वाटर वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अब जैसे देखिए, कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला जैसे, और मेजोरिटी अगर आप देखें तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में हमेशा वाटर डिस्प्यूट रहता है। कावेरी नदी हमारी है, कर्नाटका वाले कहते हैं कावेरी नदी हमदू नमदू, यानी कि कावेरी नदी हमारी है, दोनों में डिस्प्यूट है। तो ऐसे केसेस को देके इंटरस्टेट रिलेशंस सही रहें, इसको लेके ये बॉडीज हैं जो कि देखेगी सही है कि नहीं है। इंटरस्टेट काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 263 में। ठीक है, ये देखती है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यानी कि 2 स्टेट के बीच में सामंजस्य है कि नहीं है, यही चीज एग्जांपल पाने वाले ले लीजिए आप। और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, किसी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई पंगा अगर होगा तो वो कौन देखेगा? इंटरस्टेट काउंसिल। प्रेसिडेंट कैन स्टेब्लिश वन एट एनी टाइम, कभी भी इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं प्रेसिडेंट साहब एक जगह के लिए, जब उनको लगता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस है और बनाना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट विल डिसाइड ऑन नेचर, ड्यूटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर ऑफ द सेम। कंपोजिशन क्या है इसका? चेयरमैन है प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के, चीफ मिनिस्टर सारे यूटी के जहां जहां असेंबली है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज जहां यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जहां असेंबली नहीं है,
सारे स्टेट के गवर्नर जहां प्रेसिडेंट रूल है, प्लस 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर, जिनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है। इट इज ओनली अ रिकमेंडरी बॉडी, रिकमेंड कर सकती है कि भैया, आर्मी वाले रिकमेंड नहीं, या रिकमेंड कि भैया ठीक है, आप वो करना है तो करिए या तो नहीं। वैसे तो आप जब एसएसबी में आप रिकमेंड हो जाते हैं, उसका मतलब ये रहता है कि हमारी तरफ से ओके है बंदा, बाकी मेडिकल वगैरह आप देख लो या मेरिट वगैरह आप देख लो। ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी कौन कौन सी होगी, यानी कि परमानेंट कमेटी कौन 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 सी होगी। चेयरमैन, इसका होम मिनिस्टर रहते हैं, परमानेंट कमेटी है। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, 9 चीफ मिनिस्टर रहते हैं। अब ये जो टॉपिक है, इससे सीडीए 2019 में क्वेश्चन आया था कि कितने इंडिया में जोनल काउंसिल्स हैं। 5 हैं। कौन कौन से, नॉर्थ यानी कि नदन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ठीक है, नदन, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल, 5 हो गए। अब जो इसका कंपोजिशन है, जोनल काउंसिल का चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर साहब, सारे जोन्स के। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट इन दैट जोन, 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ दैट जोन, एडमिनिस्टर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन। ठीक है। ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन फॉर 1 ईयर, और रोटेटर वाइस होते हैं, बदलते रहते हैं। अब नदन जोनल काउंसिल जो है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि भैया इसका हेडक्वार्टर है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है। दूसरा आता है कि अच्छा ये स्टेट इसमें है कि नहीं है, ये स्टेट कौन से जोनल काउंसिल में, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैप के सहारे पढ़िए तो अच्छे से याद होगा। नदन जोनल काउंसिल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ है। अब देखिए नदन में, आप सोचेंगे यार नदन में तो नहीं, राजस्थान तो अपना वेस्ट में है, तो वेस्टर्न में आना चाहिए, लेकिन नदन में, यही चीज आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी नहीं पढ़ना। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब आप देखिए उत्तराखंड भी सेंट्रल जोनल काउंसिल में है। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो इंडिया का मैप है, मैं बहुत अच्छा ड्राइंग में वैसे हूँ, पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पर को लगभग उत्तराखंड है आपका, और सेंट्रल ये है। आप कभी सोच नहीं सकते, आपको लगेगा नॉर्थ में है, लेकिन है सेंट्रल में। इसी तरह से राजस्थान यहाँ पर को है, लेकिन नॉर्थ में आ रखा है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ क्या है, कौन सा स्टेट कहाँ है, न्यूज़ पेपर के साथ पढ़िए। सेंट्रल जोनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है इलाहाबाद है। ईस्टर्न का हेडक्वार्टर है कोलकाता, जिसमें बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। वेस्टर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, यूटी जर्मनी ये है। सदर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर चेन्नई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, सारे साउथ के स्टेट्स। ये बहुत सिंपल है, बाकी थोड़े हल्के से टफ है, नॉर्थ और सेंट्रल के बीच में आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट काउंसिल है। ठीक है। इसमें क्या है, इसके लिए अलग से एक काउंसिल है। ये नहीं कि ईस्ट में नहीं आते, ये नॉर्थ ईस्ट में अलग से आते हैं। ये आए हैं क्योंकि सेपरेट एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके थ्रू। इसमें कौन कौन है, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, टोटल 8। ठीक है। बार बार रिवाइज करोगे ना यार, याद होगा मेरे भाई, लेकिन एक बार पढ़ के याद नहीं होती चीजें, और एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोरिंग चीजों को बार बार पढ़ना है भाई, बोरिंग चीजों से प्यार कर लो। जब आपका दिमाग आपको बोलता है ना कि भाई अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का यार, थोड़ी देर में घूम के आता हूँ, या थोड़ी देर गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूँ, या थोड़ी देर चाय पी लेता हूँ, ये करता हूँ, तभी दिमाग को बोलना है कि उठूंगा ही नहीं मैं, ये पूरा पढ़ के ही उठूंगा। और एक टाइम के बाद ना दिमाग आपकी सुनने लग जाएगा। जिस दिन आपका दिमाग आपका सुनने लग गया, उस दिन आपका सीरियस एग्जाम निकल जाएगा। लिख के ले लो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। इसीलिए अपने दिमाग को अपना सर्वेंट बनाओ, उसका सर्वेंट आप मत बनो। आगे बढ़ते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अच्छा ये हमने कल पढ़े थे, ये मैंने बीच बीच में कुछ कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो काम के हैं कभी कभी। ये हमने कल पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी भाई साहब कल करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक का है। अब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, जैसे कि इस बार भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। आर्टिकल 19 भी इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें पिछले बार सीएपीएफ में क्वेश्चन आए थे इसमें। और इसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फिर ऐसे पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा बचा है, ज्यादा आपका बचा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। इसको हम कवर कर लेंगे 4-5 दिनों में, पॉलिटाइप की पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे। आप ये मत सोचना कि मतलब हम हल्के में पढ़ा के चले जा रहा है, अगला पूरा पढ़ाऊंगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा, और एग्जाम निकालूंगा भाई साहब आपका। अब सोच लिया मैंने, तो रात को मैं अभी 12-1 बजे जब भी जितना हो सके उतने वीडियो बनाऊंगा, और जितने से हेल्प हो सके उतना करूंगा। तो कल पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस आराम से।
आई होप आपको इस वीडियो से 1% भी अगर आपको समझ में आया ना, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सर्व हो गया आज। ऑल द वेरी बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।